Hello students, welcome to the next lecture of definite integration. Right? आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे that is Wallis formula. अगेन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 से π/2 इंटीग्रल sin raised to power mx into cos raised to power nx dx डायरेक्ट. बस ध्यान रखें लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसकी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट ध्यान से याद रखना है. एक तो पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एस्टिमेशन, एक करेंगे लिमिट एज अ सम. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिमिट एज अ सम, उसका कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जरूर आता है. एस्टिमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनली हम फिनिश करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला से. तो चलिए देखते हैं वॉलीस फॉर्मूला का स्टेटमेंट क्या है. जैसा कि मैंने आपको बताया 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करना है sin raised to power mx into cos raised to power nx. m और n नेचुरल नंबर होने चाहिए, दोनों 1 से ज्यादा. तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है m से स्टार्ट करेंगे m-1 into m-3 और ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में 2 या 1 नहीं आ जाता. इनटू ऐसे ही n-1 into n-3 और तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक कि 2 या 1 नहीं आता. सारे ऑड टर्म्स सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं. अपॉन m प्लस n से स्टार्ट करेंगे, फिर m प्लस n-2 करेंगे, फिर m प्लस n-4 करेंगे, इवन वाले नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तक जब तक कि 2 या 1 नहीं आ जाता. इनटू k. अब ये k क्या है? इस k की वैल्यू या तो 1 होती है या π/2 होती है. 1 होती है जब, पहले बताता हूं, π/2 होती है जब m और n दोनों इवन नेचुरल नंबर्स हैं. उसके अलावा हर अदर केस के अंदर, अदर केस मतलब दोनों ऑड या एक इवन एक ऑड कोई भी होगा, तो उसमें k की वैल्यू 1 रखनी होगी. ठीक है, चलिए इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं. तो जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपको 0 से π/2 sin क्यूब इंटू कॉस की पावर 6x dx की वैल्यू सॉल्व करनी है. तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट वॉलीस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एक इवन है और एक ऑड है, एक इवन और एक ऑड है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसमें 1 हो जाएगी. k की वैल्यू तो मैंने 1 रखी. स्टार्ट करेंगे, m is 3, तो 3 - 1 कितना हो गया? 3 - 1 की वैल्यू 2 हो गई. तो मैंने बोला जब तक 2 या 1 नहीं होता वहां तक हमें रखना होगा. नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करेंगे, 6 - 1, फिर 6 - 3 और फिर 6 - 5. समझ में आ गया? 6 - 5 की वैल्यू कितनी है? 1. तो वहां स्टॉप हो जाएंगे. अपॉन m प्लस n कितना है? 9 इंटू 9 - 2 इंटू 9 - 4 इंटू 9 - 6 इंटू 9 - 8. ये भी तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 1 या 2 नहीं आ जाता. तो फाइनल आंसर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1. 5 इंटू 3 5 इंटू 3 कैंसिल. 2 upon 7 9 is 63. 2 upon 63 will be the answer of this question. समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में याद होगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. 0 से π x sin raised to 4x into cos square x. अब सबसे पहले इंटीग्रल 0 से π है, इनफैक्ट यहाँ x भी आ रहा है, तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए शायद हमें कोई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़े जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे, याद आ रहा है आपको कौन सी प्रॉपर्टी से? जिसे हमने नाम दिया था किंग प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 5. वी विल रिप्लेस x with pi minus x. So our integral will become 0 to pi. x की जगह कितना होगा बेटा? pi minus x. और क्योंकि यहाँ sin और cos दोनों की इवन पावर्स हैं, so it will become sin raised to the power 4x into cos square x dx. This is equation 2 and this is equation 1. Let us add these two equations. जैसे ही हमने 1 और 2 को ऐड किया, minus x and plus x gets cancelled. 2i becomes pi कॉमन आ जाएगा. 0 से pi sin raised to the power 4x into cos square x dx. क्लियर? अब अगर मैं x को pi minus x से रिप्लेस करूं तो आप देख पाएंगे कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे प्रॉपर्टी क्वीन. यहाँ किंग, क्वीन. क्वीन तो मतलब 2 नीचे उतार लूंगा, तो 2i will become 2 pi 0 से pi/2 sin raised to power 4x into cos square x dx. 2 gets cancelled. अब ये जो हमने अभी वॉलीस फॉर्मूला देखा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो i becomes pi times of, दोनों इवन होते हैं तो k की वैल्यू कितनी होती थी? pi/2. देन m - 1 4 - 1 इंटू 4 - 3. 1 आ गया, स्टॉप हो जाएंगे. नेक्स्ट 2 है तो इधर 2 ही लिखना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. 2 - 1 लिखा है, सॉरी, n-1. तो जब तक 1 या 2 नहीं आया, 2 - 1 से 1 आ गया. देन m + n 6, m + n - 2
m प्लस n माइनस 4, 2 आ गया तो यहाँ स्टॉप हो जाएंगे, तो पाई इंटू पाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 4 इंटू 2. So your final answer becomes 3 pi square upon 6 into 4 into 4. 3 pi square by 6 4s are 24, 24 4s are 6, 4 and 2 or 2 to 6, 4 4 6 4s are 24, 24 4s are कितना हो गया भाई 96. 3 pi square by 96 will be your final answer. Clear? So that is how you apply the Wallis formula. Standard format तक convert करने के बाद apply करना है. K की क्या वैल्यू है वो ध्यान रखना है. Clear है? चलिए बेटा, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें करने वाले हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम. नाउ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे. ये जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट बोर्ड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कई बार बोर्ड्स के अंदर इसका रिवर्स भी पूछते हैं. कई बार हम क्या होता है, हम एक सीरीज के सम को एज अ कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में और फिर हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं. बोर्ड में कई बार इंटीग्रेशन को एज अ सीरीज ऑफ सम सॉल्व करना होता है, रिवर्स में भी जो है उल्टा पूछ सकते हैं. हम अभी के लिए सिर्फ सीरीज को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें देखना है. सो लेट्स से दिस इज अ ग्राफ ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x एंड फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b. From x equals to a to x equals to b, we have to integrate the function. From a to b, we have to integrate the function fx dx. That is the area bounded by the function fx and x-axis, because function is positive, so I can say it as area. Area bounded by the function and x-axis, right? So what happens is, I am considering, I am drawing a line of h width. I am drawing a line which is at a distance of h units from this line x equals to a. Now, I will assume this h to be a very, very, very small quantity. H to be a very, very, very small positive quantity. So I can consider this. I can consider this as a rectangle because it is a very small width का होगा. तो बेसिकली ये जो छोटा सा पोर्शन है, इतना जो मैंने ऊपर ऐसे मार्क किया, बहुत माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट सा एरिया होगा जिसको हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो आई कैन से दैट दिस इज ऑलमोस्ट अ रेक्टेंगल जिसका की विड्थ जो है वो h के बराबर है और ये जो आउटपुट है y ये f ऑफ a के बराबर है. क्लियर? अच्छा, जो नेक्स्ट होगा h विड्थ पर, ये h विड्थ पर होगा. इसको जब रेक्टेंगल मानूंगा तो इसकी विड्थ तो h होगी और इसकी जो हाइट होगी वो, क्योंकि मैं ये x कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस h हो गया तो उसका आउटपुट a प्लस h होगा. तो h इंटू एफ ऑफ a, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. देख नेक्स्ट h इंटू एफ ऑफ a प्लस h एंड सो ऑन अप टिल द लास्ट वन, दैट इज a प्लस n माइनस 1h. और nth टर्म जो होगी वो b के बराबर होने वाली है. क्लियर? So I have converted this series in the form of a sigma notation, that is h is tending towards 0. I have put a limit here कि h tend कर रहा है लगभग 0 को, जो मैंने बोला minutely, very very small width हो गई है. and h सब में से कॉमन आ गया और a plus h, a plus 2h and so on को मैंने a plus rh लिखा, जहाँ r 0 से n minus 1 तक चेंज कर रहा था. क्लियर? नाउ हमने इस पूरे एरिया को ऐसे h ऐसे कितने बेसिकली रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लिया, n रेक्टेंगल्स में. तो एक रेक्टेंगल जो h होगा, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई बेटा, b माइनस a, ये टोटल लेंथ हो गई. और ऐसे n जो है इसमें पार्टीशंस थे, तो एक पार्टीशन जो h विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, b माइनस a अपॉन n के बराबर. तो मैंने यहाँ h को b माइनस a अपॉन n से रिप्लेस कर दिया बेसिकली, है ना. h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो, एंड दिस बिकम्स f ऑफ a प्लस b माइनस a इंटू h की जगह अगेन आई हैव पुट इट b माइनस a बाय n. सो दिस इज द जो सिग्मा, ये जो चीज होती है इसको हम कन्वर्ट करके कर देते हैं भाई, ये जो एरिया है वो इंटीग्रल a से b के एरिया के बराबर होगा. तो बेसिकली दिस लिमिट ऑफ द समेशन ऑफ दिस सीरीज विल बी सेम एज द एरिया. अब इसमें कन्वर्जन कैसे करना है, ये तो चलो थ्योरेटिकल पार्ट हो गई. कन्वर्जन कैसे करना है वो हमें सीखना है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो a है ये 0 है और ये b जो है वो 1 है. a 0 है और b अगर 1 है तो a को 0 b को 1 रखूंगा तो दिस बिकम्स 1 बाय n. सो इट बिकम्स 1 बाय n. a is 0, b is 1, so it becomes r by n, f of r by n. 1 by n integral r1 to n f of r by n is same as 0 to 1 fx dx. so तो जो चीजें आपने ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, h बहुत ही छोटा था, h जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा 1 by n के. अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो h 0 को टेंड करेगा. तो जो भी 1 by n होता है बेटा, 1 by n तो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, dx में. उस सीरीज को
अभी हम ये क्वेश्चन मैंने लेके कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सीरीज में जहां भी 1/n आएगा उसको dx से रिप्लेस करना है, याद रखने का तो ये पार्ट है पूरा, ठीक है। उस सीरीज में जहां भी r/n आएगा, r वेरिएबल है, उसको x से सिग्मा को इंटीग्रेशन के साइन से जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट कैसे आएगी, लोअर लिमिट आएगी बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी a/n, इनिशियली a जहां से स्टार्ट हो रहा था और जहां खत्म हो रहा था, और अपर लिमिट आएगी लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी b/n से। ये चीज याद रख ली अगर आपने, तो हम इसको बहुत इजीली एज अ सम, लिमिट एज अ सम, इसे हम कहते हैं लिमिट एज अ सम, उसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। we will try to solve the summation or find the limit of this series with the help of integration, ठीक है। चलिए let us start with our first question। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। ध्यान से बेटा सब पढ़ेंगे। क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में लिखा है लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1/n + 1/n + 1 + 1/n + 2 एंड सो ऑन 1/4n। याद करिए, लिमिट में कुछ कंसेप्ट तो हमने इसको सैंडविच थ्योरम से भी करने का सोचा था, जिसमें हम हर टर्म को सबसे छोटी टर्म और हर टर्म को एक बार सबसे बड़ी टर्म से रिप्लेस करते हैं, दोनों की सीरीज का सम निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं। अगर पहले वाली और बाद वाली सीरीज का जो लिमिट है वो सेम वैल्यू को टेंड करता है, तो इस फंक्शन की भी लिमिट सैंडविच थ्योरम से हम कहते हैं सेम वैल्यू को टेंड करेगी, राइट। और अब हम जो करने वाले हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सो व्हाट वी हैव टू डू इन द फर्स्ट क्वेश्चन is first we have to convert this series in the form of a sigma notation, or we have to write the general term limit n approaches infinity sigma of 1/n, 1/n + 1, 1/n + 2, so you can write it as 1/n + r, where r will be varying from 0, फिर 1 2 3 up till 3n, सही है। n प्लस वहाँ 4n लिखा है, तो 3n जब मैं रखूंगा तब यहाँ 4n आ रहा होगा। अब मुझे r/n क्रिएट करना होता है। बेटा r/n कैसे क्रिएट होगा, मैं अगर n कॉमन ले लूं तो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, लिमिट r अप्रोचेस r वेरीज फ्रॉम 0 to 3n, n मैंने कॉमन लिया, 1/n बाहर आ गया, 1/1 + r/n। देखिए बेटा, क्या ये सब जो हमने लिखा था कि हमें कन्वर्जन करने होंगे वो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। 1/n विल बी कन्वर्टिंग इनटू dx, सिग्मा इंटीग्रेशन का सिंबल, r इनिशियल, a इज r इनिशियल अपॉन n, r इनिशियल कितना है 0/n की लिमिट कितनी होगी, 0 होगी, तो बेटा लोअर लिमिट 0 हो गई। r फाइनल 3n, तो b इज r फाइनल, b/n मतलब 3n/n की लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी 3, और 1/1 + x। नाउ द सम ऑफ दिस सीरीज विल बी इक्वल टू द value of this integral from 0 to 3, 1/1 + x dx. So its integral will become log mod 1 + x limit 0 to 3. जब आप 3 रखोगे तो log 4 minus log 1. So the answer of this will come out to be log 4. Clear है, समझ में आ गया, बहुत easy concept है, sigma form में convert करना है and then we have to proceed. Clear है? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हम इसी तरह से जो है इस क्वेश्चन को भी पहले सिग्मा सीरीज में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर हम इंटीग्रेशन के थ्रू सम निकालेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमें n + 1 × n + 2 up till 2n की पावर 1/n और अपॉन में n बाहर है ना, 1/n पावर से बाहर n। तो पहले मैं इस n को जो है ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ। n को जब मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा बेटा, तो क्या बनेगा बताएंगे आप, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, वो क्या बन के जाएगा, n + 1 × n + 2 एंड सो ऑन अप टिल n + 2n, मतलब n + n में लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय n की पावर n हो जाएगा, n की पावर n रेज टू द पावर 1/n, सही है, n की पावर n रेज टू द पावर 1/n, n की पावर n का मतलब n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हर एक n को, क्योंकि मुझे r/n बनाना है, मैं हर एक n को
एक टर्म के साथ ले जाके डिवाइड करता हूँ। न्यूमरेटर में भी टोटल n टर्म्स का प्रोडक्ट है, सो दिस विल बिकम n plus 1 upon n into n plus 2 upon n and so on up till n plus n upon n. Clear है? Raised to the power 1 by n whole raised to power 1 by n limit n approaches infinity. This is what now we have to calculate. अच्छा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए y assume कर लेता हूँ कि ये जो लिमिट है ये y के बराबर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो पूरी सीरीज है प्रोडक्ट सीरीज है। प्रोडक्ट सीरीज को सम सीरीज में कन्वर्ट करना है, सिग्मा नोटेशन। तो प्रोडक्ट सीरीज को सम में कन्वर्ट करने के लिए आई विल हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। सो टेकिंग लॉग ऑन बेस e ln y इज इक्वल्स टू 1 by n बाहर आ जाएगा बेटा, लिमिट n approaches infinity 1 by n and now this can be written in the form of summation where r varies from 1 to n. Let us see, and this is 1 plus log of 1 plus r by n. If you want you can check it for yourself. Log of this plus log of this is 1 plus 1 by n, 1 plus 2 by n, 1 plus 3 by n, 1 plus n by n. So r को अगर मैं 1 से n तक लेके जाऊँ तो 1 plus 1 by n, 1 plus 2 by n, 1 plus 3 by n यही सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमने सीखा कन्वर्जन्स वो देखते हैं। 1 upon n पहले सिग्मा इंटीग्रेशन में r इनिशियल 1 है, 1 upon n लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी पे 0, n upon n अप्रोचेज इंफिनिटी पे लिमिट 1, log 1 r by n को x तो log 1 plus x और 1 by n will be converting into dx. So this becomes our integration part, and this we will, you know that you have to integrate using pi parts. So 1 into log 1 plus x मानेंगे, log 1 plus x को first function, इसको second function. So first function as it is into integral of second function minus derivative of first function, this is first and this is second, upon इंटीग्रल तो लिखी था तो 1 plus x, इसमें लिमिट 0 to 1 dx। इसको सॉल्व करने के लिए प्लस 1 माइनस 1 विल डू, x को 1 रखने पे दिस विल बिकम log 2 माइनस x plus 1 upon x plus 1, तो इंटीग्रल 0 to 1 dx माइनस माइनस प्लस dx अपॉन 1 plus x, लिमिट 0 to 1, कुछ नहीं किया, सेपरेट किया, x plus 1 upon x plus 1 ये बन गया, माइनस 1 upon 1 plus x, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो दिस बिकम्स log 2 minus 1 and the integration of this is log 1 plus x limit 0 to 1, तो 1 रखने पे log 2 log 2 log 2 2 log 2 minus 1 is the value of log y. Please remember that we need to find the value of y and not log y. So if you want you can write it as log 4 minus log e. I hope you are getting how we are writing is, I am taking this 2 in the power, so log 4 and 1 को मैंने log e लिख लिया is equals to log y. So ये log m minus log n लिखकर कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू will come out to be 4 by e. Clear? So the sum of this series comes out to be 4 by e. I hope clear है कैसे हमने log लेके पहले सिग्मा सीरीज में कन्वर्ट किया, बस r इनिशियल फाइनल का ध्यान रखना है और फिर कन्वर्जन करके इंटीग्रेट करना है। Clear? चलिए let us solve one more question. So the question is you have to find the limit n approaches infinity of the series n upon n plus 1 under root 2n plus 1 plus n upon n plus 2 under root 2 into 2n plus 2 n upon n plus 3 under root 3 into 2n plus 3. So clear है, सिग्मा सम फॉर्म में तो है ही, हमें जनरल टर्म लिखकर समेशन ऑफ सीरीज जो है वो लिखना है और फिर हमें इसके इंटीग्रेशन करना होगा। चलिए आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं बेटा एक बार खुद ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर वे में, और मैं आपको यहाँ सोल्यूशन इसका करके बताएगा। So what we have to find is we have to find limit n approaches infinity, then sigma, if you can see there is n in the numerator of every term, so it will come as n only. In the denominator पहले इसको देखते हैं, n plus 1 into n plus 2 into n plus 3, so it will become n plus r, it will become n plus r, and inside the square root there is 2n plus 1, then 2 into 2n plus 2, then 3 into 2n plus 3, मतलब 1 into 2 into 3, तो मतलब rth टर्म चल रहा है तो बेटा यहाँ r आएगा और फिर 2n plus here also 1 2 3, तो इसका मतलब थर्ड टर्म फोर्थ टर्म में rth टर्म में there will be r. So this becomes the general term where the value of r varies from 1 से लेकर total n terms given है तो 1 से लेकर n तक. Clear? Now our aim is to create r by n. So इधर r by n create करने के लिए I have to take n common. So limit n approaches infinity sigma r is equals to 1 to n. n मैंने कॉमन लिया, वो n कट जाएगा तो 1 plus r by n, यहाँ तो क्रिएट हो गया. Now inside the square root, देखिए यहाँ r by n तो यहाँ से n कॉमन लिया और यहाँ भी एक मेरे को r by n चाहिए था तो मैंने
n स्क्वायर इनफैक्ट कॉमन लिया है, तो r बाय n इधर बनेगा, ये n से n कटेगा, और इसमें से जो मैंने n कॉमन लिया था वो एक यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो ये 2 प्लस r बाय n एक एक्स्ट्रा आपको टर्म दिखेगा। आई होप समझ में आ गया है। ऑन टेकिंग एलसीएम यू कैन चेक 2n प्लस r अपॉन n स्क्वायर कैंसिल, और यही सीरीज बन जाएगी। व्हेन यू टेक दिस n स्क्वायर outside the square root, it will become 1 by n. So everything is in the form of 1 by n or r by n. So now you can convert this in the form of integral. r initial upon n करोगे तो 0, r final upon n करोगे तो 1. n स्क्वायर कॉमन लेके जो 1 by n आया था वो dx, 1 upon 1 plus x into square root में this will become x into 2 plus x. I hope you are getting it. r by n is x and this is 2 plus x into dx, 1 by n is dx. This is what integral you have to solve. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा? This is x plus 1 into under root is x square plus 2x, which can be written as x plus 1 का whole square minus 1 from 0 to 1. So ये मुझे secant theta वाला फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है। आप चाहें तो x plus 1 को you can replace it by secant theta. Clear? So dx will become secant theta into tan theta d theta. Limits will be changed to जब x 0 है तो secant theta 1 है 0, जब x 1 है तो secant theta 2 है, secant theta 2 will be at pi by 3. dx will become secant theta into tan theta d theta divided by x plus 1 was secant theta and secant square theta minus 1 tan square theta का under root will become tan theta. So each term gets cancelled. So your answer will come out to be pi by 3. Integral will be theta, pi by 3 minus 0, तो pi by 3 will be the final answer. Clear है? So beta these are some of the questions which are based on limit as a sum. इसी के बेसिस पे हमें ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस करने होते हैं। कंसेप्ट सिखा दिया तो कोशिश करना है हमें क्वेश्चन में r by n और 1 by n क्रिएट करने का। लिमिट्स कैसे आएंगी वो आपको सिखा दिया। r इनिशियल अपॉन n लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी एंड r फाइनल अपॉन n लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी से हम जो है इसकी इंटीग्रल की लिमिट्स निकालेंगे। क्लियर है? प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट चीज़ जो स्टार्ट करेंगे वो है एस्टिमेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या है, देखिए एस्टिमेशन का मतलब है अंदाजा लगाना, है ना, अप्रोक्सीमेटली ये बताना कि ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इन दोनों फिक्स्ड, इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। क्लियर? अब वो कैसे एस्टिमेशन हम करते हैं उसके लिए मैंने आपको टोटल सामने आपके 3 केस रखे हैं। पहला केस है यदि फंक्शन एक इंटरवल a से b में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअसली x बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है। वो सब कैसे पता चलता है बेटा? फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो पता चलता है फंक्शन के डेरिवेटिव से। अगर किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में। किसी इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा डिक्रीजिंग है उस इंटरवल। और अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो डेरिवेटिव का उस इंटरवल में साइन चेंज जरूर होगा। कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, बीच में जीरो भी हो सकता है, नहीं भी जीरो हो, कभी शार्प कॉर्नर आ जाए तो हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल हो। ये सब हमने पढ़ा भी है डिफरेंशिएबिलिटी में, बट उसका डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे केसेस में हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखिए, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैंने एक फंक्शन बनाया है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो इंटीग्रल a से b fx dx। इंटीग्रल a से b fx dx का क्या मतलब हुआ? देखिए मैं आपको समझाने के लिए इसमें टोटल 3 नाम लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं a1, एक लिख रहा हूं a2 और एक लिख रहा हूं a3। समझ में आ रहा है? a1 कौन सा है बेटा? ये जो एरिया है, ये एरिया a1 लिख रहा हूं,
ये नीचे जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसे A2 लिख रहा हूं, और ये जो कर्व के ऊपर ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में, नॉट ट्राइंगुलर, कर्व के साथ ये जो ट्राइंगुलर जैसा कर्व बन रहा है, इसका एरिया A3 मान रहा हूं। तो अगर मुझे इंटीग्रल A से B fx dx सॉल्व करना है, A से B इंटीग्रल fx dx, तो उसमें A1 A2 दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ये एरिया कंफर्म, अच्छा देखो इंक्रीजिंग फंक्शन था, मतलब x इक्वल टू A से B में फंक्शन बढ़ रहा है, तो A पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी और B पे फंक्शन की मैक्सिमम आएगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग था। तो x इक्वल टू A पर जो फंक्शन की वैल्यू है, उससे जो कर्व पर ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, x इक्वल टू A पर फंक्शन मिनिमम था, तो मिनिमम से ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये इंटीग्रल की वैल्यू इस रेक्टेंगल के एरिया से कंफर्म ज्यादा होगी, b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। हमने तो इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लेकर जो एरिया आ रहा है, और फिर इंटीग्रल जो हमने निकाला, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो गया, दिख ही रहा है, a1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये हमेशा इससे ज्यादा होगा। और b पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, तो इस मैक्सिमम वैल्यू से बनने वाला ये जो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, तो इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा इससे कम होगी, हमेशा इससे कम होगी। ये अपन को जो है ध्यान रखना है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स पर मिनिमम मैक्सिमम आएगी। इनफैक्ट x इक्वल टू a पर मिनिमम और x इक्वल टू b पे मैक्सिमम आएगी, तो हमने उसके बीच में इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, सेकंड केस में अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो तब भी a और b पर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम आएगी, बस उल्टा हो जाएगा। x इक्वल टू a पर मैक्सिमम आएगा और x इक्वल टू b पे मिनिमम आएगा। तो जो इंटीग्रल की वैल्यू है a से b fx dx, हमेशा इस वाले रेक्टेंगल के एरिया से तो ज्यादा होगी, तो ये b माइनस a इंटू एफ ऑफ b हो गया, b माइनस a इंटू एफ ऑफ b से तो ज्यादा होगी, और ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसके एरिया से हमेशा छोटा होगा, तो ये हो गया b माइनस a इंटू एफ ऑफ a। तो बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम एस्टिमेशन करेंगे बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री मतलब x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पर फंक्शन की जो वैल्यू, उनसे बनने वाले रेक्टेंगल के एरिया से। और अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, बीच में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो ये हो गई f ऑफ c वैल्यू और ये हो गई f ऑफ d। तो बेटा हमें क्या करना होगा, हमें बाउंड्री पॉइंट्स के साथ साथ जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो या डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, शार्प कॉर्नर डज नॉट एग्जिस्ट, उन पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c और f ऑफ d, और सबको कंपेयर करना है कि कौन सबसे छोटी वैल्यू है और कौन सबसे बड़ी। तो अगर अभी मैं ग्राफ में देखूं तो मुझे इसमें सबसे छोटी f ऑफ d लग रही है, f ऑफ a और f ऑफ b तो इनसे f ऑफ d से बड़े हैं, और f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू f ऑफ c से छोटी है, तो f ऑफ d सबसे छोटी वैल्यू है और f ऑफ c सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हमें एस्टिमेशन उन दोनों वैल्यूज की हेल्प से करना है। इंटीग्रल a से b fx dx, छोटी कौन सी वैल्यू थी f ऑफ d, तो b माइनस a इंटू f ऑफ d से ज्यादा ही होगा, और b माइनस a इंटू f ऑफ c से एरिया जो है कम ही होगा। दिस इज हाउ एस्टिमेशन इज डन यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, चलिए अब हम एस्टिमेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करते हैं। हमें प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप बोलेंगे प्रूव दैट कैसे आएगा, तो कोई नहीं, एस्टिमेशन का क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या इसकी रेंज इस इंटरवल में लाई कर रही है या नहीं, कौन से ऑप्शन सही है, ऐसे चेक करो, ठीक है। तो अभी हम सीखने के लिए कर रहे हैं। पहला प्रूफ करना है 0 से π/2 sin x अपॉन x dx की वैल्यू 1 से π/2 के बीच में हो। तो सबसे पहले हमने फंक्शन मान लिया sin x अपॉन x, और हमें ये जो फंक्शन है, क्या भाई इस फंक्शन का नेचर चेक करना है कि नहीं करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक, वो सब चेक करना पड़ेगा। तो वी हैव टू गो बाय डेरिवेटिव, f डैश x कितना होगा भाई इसका, x स्क्वायर x cos x minus sin x, clear? You can take if you want you can take cos x common, you can take cos x common, cos x अगर हम कॉमन लेंगे अपॉन x स्क्वायर आएगा, this will become x minus tan x upon x square. So you can easily see that we know that ये तो पॉजिटिव हो गई क्योंकि x 0 से π/2 दिया हुआ है, in this interval this is always positive, and we know that sin x is less than x is less than tan x, लिमिट्स हमने ये इनइक्वालिटी देखी थी। तो x माइनस tan x जो होगा वो कैसा होगा बेटा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये क्योंकि हमेशा नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव हो गया लेस देन 0। f डैश x लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब f इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू टेंड करेगी किसको बेटा, 1 को। लिमिट लगेगी, लिमिट f अप्रोचेस 0 sin x upon x will be tending to 1, and f of π/2 sin π/2 upon π/2 will become 2/π। so you can say that estimation अगर हम करें तो इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2
sin x upon x dx will be greater than, किससे ज्यादा होगा बेटा? मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है इसकी? पाई बाय 2 पर, तो पाई बाय 2 इंटू b माइनस ए, b माइनस ए मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज पाई बाय 2, सॉरी 2 by pi was the minimum value, 2 by pi into pi by 2 minus 0, and this is always less than, maximum value is 1 and pi by 2 minus 0. So 2 by pi gets cancelled, this is 1 and this is pi by 2. This is what we had to prove. So it's possible only when we find the nature, then only we will be able to understand कि boundary points के अलावा कोई और वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी है, जहाँ पर भी वो डेरिवेटिव 0 है, ठीक है? Similarly, चलिए now let us try question number second. You can try for yourself. You can assume the function 4 raised power x upon x and then check for its nature. चलिए let us start. In question number second, I'll assume the function fx as 4 raised to the power x upon x. Now we'll try to find the derivative. That is x square x 4 raised to power x into log 4 minus 4 raised to the power x. We'll check whether it can be 0 or not. इसको 0 करेंगे, so you can take 4 raised to power x common. It will become x log 4 minus 1 is equals to 0. This can't be 0. X की value comes out to be 1 by log 4. Now 1 by log 4 लिखना, या you can write it as log e to the base, log e to the base 4. This value is confirm positive. We are starting from 1 by 2 to 2. अच्छा, ये जो वैल्यू होगी ये बीच में 1 by 2 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं log e to the base 4 जो होगा कहीं ना कहीं प्लेस होगा, ठीक है ना? 1 by 2 तो कब आती बेटा? ये 1 by 2 तो तब आती है ये वाली वैल्यू जब यहाँ e की जगह लेट से हमने 1 by 16 लिखा हुआ था, 1 by 16 तो नहीं, सॉरी 1 by 2 मतलब log x to the base 4 1 by 2 कब होता? सॉरी जब सॉरी x की जगह 2 होता, माय मिस्टेक, x की जगह जब 2 लिखा होता, अब यहाँ e की जगह 2 लिखा होता, e इज ग्रेटर देन 2 तो कंफर्म 1 by 2 से तो ज्यादा है, ये हमें पता चल गया. यहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो डेरिवेटिव का साइन पे अगर हम कमेंट करें तो देखिए ये तो पॉजिटिव था ही, 4 की पावर x कॉमन लेके x स्क्वायर पॉजिटिव था, x log 4 minus 1 का क्रिटिकल पॉइंट आया log e to the base 4, तो यहाँ पर dy by dx होगा पॉजिटिव और यहाँ dy by dx होगा नेगेटिव. इसका मतलब हाफ से लेके log e to the base 4 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है. क्लियर है? तो 1 by 2 2, तो मिनिमम वैल्यू तो कंफर्म हमें log e to the base 4 पे मिलेगी, ये फिक्स हो गया, ये हमें पता चल गया. अब मैक्सिमम या तो 1 by 2 पर आएगी या 2 पर आएगी. सो लेट अस चेक दैट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 1 by 2? x को 1 by 2 रखने पे 4 की पावर 1 by 2 upon 1 by 2, 2 into 2 it becomes 4. What is the value of f of 2? f of 2 is 4 square by 2, that is 16 by 2 is 8. So this is confirm the maximum value of the function, and minimum value of the function will come when you put x as 1 upon log 4, that is 4 raised to the power, or you can say log e to the base 4 upon log e to the base 4. This becomes e, you can take this in the numerator, e log 4. This is the value of function at that point. So estimation कैसे करेंगे भाई? estimation हमें कहाँ से कहाँ तक करना था? 1 by 2 से लेके 2 तक log x, sorry 4 raised to the power x upon x dx will be always greater than minimum value e log 4 and upper limit minus lower limit will be 2 minus 1 by 2. 2 minus 1 by 2 3 by 2, तो 3e log 4 को 2 log 2 लिख लिया upon 2. So 3e log 2 से तो हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी और ये हमेशा कम होगा. What is the maximum value? That is 8 into upper limit minus lower limit. That is 8 into 3 by 2. 4 3s are 12. आ गया बेटा estimation? आया समझ में? So this is how we will proceed. ध्यान से f dash x कैलकुलेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह जो है वो फाइंड करने हैं. बाउंड्री पॉइंट्स पर तो फंक्शन की वैल्यू चेक करनी ही है. ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें. आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से
आपके बेहतर मंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। है कि हमें प्रूव करना है इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 6 हाफ से पाई बाय 6 के बीच में। अब यार ये थोड़ा सा अलग टाइप का एस्टिमेशन दिख रहा है, यहाँ इंटीग्रल में x की पावर 6। अब इतना हाई पावर के इंटीग्रेशंस तो हमने सीखे नहीं, तो हम इसको कैसे प्रोसीड करें? सबसे पहले ये बताइए x किसके बीच में है? x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इंटीग्रल में x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। तो बेटा अगर मैं आपसे बात करूं 4 माइनस एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना, 4 से, सॉरी, तो ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्या ये वाली वैल्यू निश्चित 4 से कम होगी? बताओ भाई। 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कंफर्म 4 से कम होगी, क्योंकि 4 में से आपने कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी घटा दी। और ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इससे बड़ी वैल्यू क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 की होगी कि नहीं होगी? ऐसे सोचो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वापस से एस्टिमेशन जो है हम ढंग से करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसका वो बताता हूँ कि हम एस्टिमेशन जो है कैसे इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ पावर 6 है, ये वाली वैल्यू जो है ये किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी? फिर हम इसका अंडर रूट लेंगे और फिर 1 अपॉन में करेंगे। हम x की पावर 6 जो है उसको तो जो है इंटीग्रेशन का कहीं पर भी पार्ट जो है बनाना नहीं चाहते, ठीक है। तो हम अगर मैं आपको बोलूं 4 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप मेरे लिए क्या बोलेंगे ये बताइए। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6, ये कंफर्म ये वाली वैल्यू जो है इससे ज्यादा होगी, ये फिक्स है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमेशा कम होगी बेटा किससे? 4 से। ये वाली वैल्यू हमेशा किससे कम होगी? 4 से कम होगी। अब मैं अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो भी चलेगा, अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ दिस एंड अंडर रूट ऑफ दिस, क्लियर। और मैं 1 अपॉन में कर दूं तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। नाउ वी कैन टेक इंटीग्रेशन ऑन ऑल द 3 पार्ट्स। इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन रूट, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 is always less than integral dx upon 2 from 0 to 1. This is the integral of sine inverse x by a from 0 to 1. ये तो जो वैल्यू हमें एस्टिमेशन करनी ही थी, और इसका इंटीग्रेशन becomes x by 2 from 0 to 1. So when you put 1 sine inverse 1 by 2 is pi by 6 से ज़्यादा होगा, एंड pi by 6 ये देखिए हमेशा ये कम pi by 6 ज़्यादा होगा इससे, और ये हमेशा 1 by 2 से ज़्यादा होगा। So this is how we will estimate this inequality. थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम x की पावर 6 नहीं, तो इसको मैंने हटा दिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कर सकते थे, और एक्स स्क्वायर और ये भी हटा दिया तो 4 जो है उससे ज़्यादा ही आएगा। तो हम उसके मदद से जो है इसमें एस्टिमेशन सॉल्व करते हैं। ओके बेटे, लास्ट पार्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूलाज। इसमें रिडक्शन करने के बाद, रिडक्शन क्या होता है बेसिकली मैं वो समझाता हूँ। कैसे हम रिडक्शन, जैसे I6 को I6 I4 या IN मतलब पावर n से रिलेटेड हम कम या ज़्यादा पावर्स की फॉर्म में एक इक्वेशन बना लेते हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। क्या करना होता है, जैसे IN इज इंटीग्रल tan रेज़ पावर nx dx। अब जैसे I6 और I4 में रिलेशन, या I6 और I5 में रिलेशन, या कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड करना है तो हम कैसे करें। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने लिखा tan रेज़ टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर x, और वो जो tan स्क्वायर x है उसको secant स्क्वायर x माइनस 1 dx मैंने लिख लिया। तो दिस कैन बी नाउ ब्रेक्ड इन द फॉर्म ऑफ tan रेज़ टू द पावर n माइनस 2x dx इंटू secant स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल दिस इंटू दिस, दैट इज tan रेज़ टू द पावर n माइनस 2x dx। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दिस इज नथिंग बट in माइनस 2। भाई in is tan x raised to power n, तो in minus 2 will be tan x raised to power n minus 2. So this in minus 2 I can take on the left hand side, it will become in plus in minus 2 is equals to। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो अगर tan x को t मान लो। If you assume tan x to be t, तो secant square x dx will become dt.
So this is nothing but integral t raised to the power n minus 2 dt. Clear? Which will become t raised to the power n minus 1, that is tan x raised to the power n minus 1 upon n minus 1 in plus I of n minus 2. Clear है? सबकी समझ में आ गया भाई? What will be the reduction formula of this? अगर tan x रेस्ट पावर n आता है, बिल्कुल सेम होगा cot x की पावर n का, cot की पावर n माइनस 2 इंटू कॉट स्क्वायर x, जिसको कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 सेपरेट करेंगे तो उसमें आप रिलेशन बना लेंगे. इसलिए मैंने तीनों फंक्शन के एक एक लिखे. जैसे sin x की पावर n का है वैसी cos x की पावर n, जैसे सेकेंड की पावर सेकेंड x की पावर n का है वैसी कोसिकेंट x की पावर n का हो. आई होप वो आप कर लेंगे ट्राई. अब जैसे sin x की पावर n का रिडक्शन करना है तो मैंने इसे sin रेज़ पावर n माइनस 1x इंटू sin x लिखा. अब आई विल बी यूजिंग बाय पार्ट्स. This is second function, this is first function. So in becomes first function as it is into integral of this, that is minus cos x into sin x raised to the power n minus 1 minus it will become plus cos x into derivative of this will be n minus 1 into sin x raised to the power n minus 2 into derivative of sin x, which is cos x dx. Clear? So this will become minus cos x into sin x raised to the power n minus 1 plus, you can take n minus 1 common, cos x into cos x will become cos square x sin x raised to the power n minus 2, cos square x को मैंने लिखा 1 minus sin square x dx. Clear? So plus n minus 1, when this gets multiplied, so it will be integral sin x की power n minus 2 dx, which can be written as in minus 2, in power n minus 2, in minus 2, and this into this, so minus n minus 1 integral sin x 2 add हो जाएगा तो n dx, which is nothing but in itself. So we have achieved a reduction formula, that is in is equals to minus cos x into sin x की power n minus 1 plus n minus 1 into in minus 2 minus n plus in. So this in से in gets cancelled. If you want, you can take this on one side. So n times in it will become minus n minus in minus 1 is minus cos x into sin x की power n minus 1. This is the reduction formula of sin x की power n. And similarly, we can proceed for the integration of secant x की power n dx, which is integral secant की power, I break into secant की power n minus 2 x into secant square x. So I will assume it to be the second function and this to be the first function, and then I'll apply the formula of integration using by parts. Clear? तो चलिए बताइए क्या आएगा. in is equals first function as it is into integral of second will become tan x into secant raised to the power n minus 2x minus integral, and we can see the integration of this. Now the integral of secant square x was tan x, and the derivative of that will be n minus 2 secant raised to the power n minus 3x into derivative of secant x, that is secant x into tan x dx. So this is minus tan x into tan x tan square x. This into this, it will become secant n minus 2x, or tan square x ko I can write as secant square x minus 1 dx. So when you multiply these two terms, this will become secant raised to the power nx minus plus integral secant raised to the power n minus 2x dx. So this is nothing but in, and this is nothing but in minus 2. So your reduction becomes in minus in, that is 2in minus in minus 2 will be is equals to tan x into secant x whole raised to the power n minus 2. Clear hai? I hope, oh sorry, I have missed this factor n minus 2 also. There will be a factor of n minus 2 here. So minus n minus 2 and here plus of n minus 2. We'll change this. This will become माइनस, जो भी सब एक तरफ ले आओ बेटा, तो माइनस एन माइनस 2 आई एन, तो आई एन प्लस एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई एन माइनस एन माइनस 2 माइनस एन. क्लियर?
and minus n minus 2 into I n minus 2 will come out to be tan x into secant x whole raised to the power n minus 2. This will be the reduction formula. You can further simplify it. You can write it as n minus 1 into in. Minus 2in plus 1 to minus 1 बचेगा n minus 1 in minus n minus 2 in minus 2 is tan x into secant x raised to power n minus 2. So basically we can find the relation between in and in minus 2 in this, in and in minus 1 in sin, and similarly tan x की power n का जो भी था. तो जैसा क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में रिलेशन के लिए पूछता है, you can put the value of n here and then you can find what will be the correct answer of it. Clear है? So this is all about the concepts of definite integration. Revise it properly and solve its question accordingly. Okay? बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए. कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा.